What's up everyone? Welcome back to the channel। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराया था। आज मैं आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी हाई हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑल्दो मैं क्वेश्चंस आपको कराता रहूँगा, बट हाँ सभी कॉन्सेप्ट्स हो गए, बड़े क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके साथ साथ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। मंडे से हम लोग अपने नेक्स्ट वीक की तरफ प्रोसीड करेंगे। 21 डेज प्लान में 3 वीक्स का प्लान है। फर्स्ट वीक में हमने अच्छे से कर ली हैं चीज़ें, तो फिर अब हम सेकंड वीक की तैयारी करना शुरू करेंगे। आइए जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक दो छोटे पॉइंट्स आपको बताऊं और फिर एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स बिगिन। बड़े क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आप सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो मुझे आपको बतानी है वो कौन सी है? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसके दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों केसेस बताता हूं। एक तो केस 1, इफ ओनली balances of provision for tax is given। मतलब आपको बैलेंस शीट में वही आपकी लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया हुआ है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, याद रखना, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा होता है एडजस्टमेंट में कुछ नहीं होता तो आपको क्या करना है इस केस में? जो प्रीवियस ईयर वाला है, पिछले साल वाला, फॉर एग्जाम्पल 18-19 दिया हुआ है तो 18 प्रीवियस ईयर होगा। जो प्रीवियस ईयर वाला है उसको मानना है टैक्स पेड और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा सबसे नीचे। और जो करंट ईयर वाला है उसको मानना है प्रोविजन फॉर टैक्स और वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा। एनपीबीटी में मैंने आपको लिखवाया ना प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है, ये करंट ईयर वाला करना है, ठीक है। केस 2, केस नंबर 2 क्या बनता है सर? अगर केस 2 में इफ along with balance adjustment is also given। अगर आपको बैलेंस तो दिया ही दिया है, उसके साथ एडजस्टमेंट में भी टैक्स के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो फिर क्या करना है? फिर आप सिंपली एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना देंगे। फिर आप क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन का अकाउंट है, लाइबिलिटी का अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर आएगा। यहां पे आता है ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर आता है क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसके बाद ना आपको एडजस्टमेंट में दो में से एक चीज गिवन होगी। सर वो दो चीजें कौन सी होंगी? एक तो होगा इनकम टैक्स पेड या होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो नया प्रोविजन बनाया है या टैक्स पे करा है, इन दोनों में से एक चीज गिवन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल टैक्स पेड गिवन हुआ, टैक्स पेड गिवन हुआ तो आप यहां पे लिख देंगे टू बैंक। ये क्या है आपका? टैक्स पेड यहां पे। तो आपके पास यहां क्या निकल आएगा? यह आपके पास निकल आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपने नया प्रोविजन बनाया होगा, प्रोविजन मेड, ठीक है। ये आपके पास निकल के आ जाएगा, ओके। तो आपके पास अगर बैलेंस के साथ साथ एडजस्टमेंट भी हो तो एडजस्टमेंट में आपके पास या तो ये फिगर गिवन होगी, ये गिवन हुई तो ये बैलेंस में निकाल लेना, या ये गिवन होगी, ये गिवन हुई तो ये बैलेंस में निकाल लेना। अच्छा, टैक्स पेड अगर बैलेंस में निकाला तो कहाँ जाना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होना है सबसे नीचे। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपने निकाला तो ये आपको पता ही है, क्या करते हो इसको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हो, ठीक है। एक एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, बेसिकली आप टैक्स के लिए पैसा जोड़ रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है जिसमें आप टैक्स के लिए पैसा जोड़ते हो, सही है जी। आपने इस बॉक्स में पैसा जोड़ा हुआ है, पैसा जोड़ा पैसा जोड़ा पैसा जोड़ा टैक्स के लिए।
सपोज आपने 20,000 रुपीज साल के शुरू में प्रोविजन के लिए पैसा रखा हुआ है, साल के शुरू में, ठीक हो गया, ओके हो गया। अभी क्या हुआ जी, आपने इसमें से टैक्स दे दिया, कितना टैक्स दे दिया, 5,000 रुपीज। सपोज 5,000 आपने टैक्स दे दिया, इसमें से अगर 5,000 टैक्स दे दिया तो यहां से पैसा बाहर चला गया, कितना बाहर चला गया, इसमें से 5,000 बाहर चला गया। तो आपके पास क्लोजिंग में कितना बचना चाहिए, क्लोजिंग में बचना चाहिए 15,000, क्योंकि 20 शुरू में था, 5,000 टैक्स दे दिया, बचा कितना 15, लेकिन 15 नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है कि क्लोजिंग में 18,000 बच रहा है। क्लोजिंग में कितना बच रहा है, 18,000 बच रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास शुरू में इतना पैसा था, लास्ट में इतना है, टैक्स दे दिया 5,000 का, भाई 20 में से 5 देने के बाद बचने तो 15,000 चाहिए थे, बच रहे हैं 18, इसका मतलब 3,000 जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो कहां से आए, आपने साल के बीच में और प्रोविजन बनाया होगा, आपने एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाया होगा। सर कितना प्रोविजन, 3,000 और बना लिया होगा। तो अगर मैंने 3,000 और बना लिया होता तो मेरे पास टोटल 23 हो गए, 23 में से 5 गए तो 18 ही तो बचेंगे ना, समझ रहे हो। तो मुझे पता चल गया कि 3,000 का मैंने नया प्रोविजन बनाया हुआ होगा, है ना। अब देखो अगर मैं इसको अकाउंट में रखूं कि मेरे पास शुरू में तो थे 20,000, ये मेरे पास थे 20, लास्ट में कितने बच रहे हैं 18, ये आपको हमेशा गिवन होगा ओपनिंग क्लोजिंग, लास्ट में बच रहे हैं 18, और मैंने टैक्स कितना दिया 5,000 रुपीज पे करा, यानी कि ये गिवन है। तो देखो आपको यहाँ से पता चल जाएगा 18 + 5 23 - 20, देखो 3,000 का आपका प्रोविजन मेड निकल आया, ये प्रोविजन मेड निकल आया आपके पास बैलेंस में, आ गया या नहीं आ गया, है ना। इन केस इसका उल्टा हो, अभी आपके पास टैक्स पेड गिवन था, अब हम इसका एक दूसरा फिगर बनाते हैं। सपोज आप मान लो कि शुरू में वही 20,000 है, वही मान लो कि शुरू में आपके पास 20,000 है, ठीक है जी, और आपने साल के बीच में 5,000 का प्रोविजन और बनाया, यानी 5,000 का प्रोविजन मेड और है, तो आपके पास क्लोजिंग होना चाहिए 25, और आपको क्लोजिंग में 15 दिख रहा है, क्लोजिंग में सिर्फ कितना दिख रहा है 15। तो मेरे पास टोटल है 25 शुरू में, लास्ट में 15 हो गया, तो टैक्स पेड कितना आया, 10,000 आया होगा या नहीं आया होगा। देखो शुरू में 20, लास्ट में 15, शुरू में 20, लास्ट में 15, सपोज शुरू में 20, लास्ट में 15, और इस बार मुझे टैक्स पेड गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, मुझे क्या गिवन है, प्रोविजन कितना बनाया था मैंने, प्रोविजन बनाया था 5 का, प्रोविजन बनाया था 5 का। तो अगर मैंने प्रोविजन 5 का बनाया तो देखो 20 + 5 25, ये शुरू में था, ये और बनाया 25 - 15, 10,000 टैक्स पेड आ गया या नहीं आ गया, ये आपका टैक्स पेड आ गया। तो इस प्रकार से आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का पता होना चाहिए कि अगर सिंपली सिर्फ बैलेंस दिए हुए, ओनली बैलेंस दिए हुए, तो प्रीवियस ईयर को टैक्स पेड मान लो और करंट ईयर को आप प्रोविजन फॉर टैक्स मान लो। लेकिन अगर बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट भी है तो एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, सिंपली ये अकाउंट बनाना है जिसमें कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा गिवन होंगे, इन दोनों में से एक चीज होगी, प्रोविजन गिवन है तो टैक्स निकाल लो, टैक्स गिवन है तो प्रोविजन निकाल लो, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब कुछ और नोट लिखो, सबसे पहले नोट नंबर 2, पहला तो आपका वो हो गया एडजस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। नोट नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि लिखवा देना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स क्या क्या आता है, कैश एंड बैंक बैलेंस, नंबर 2 चेक, ड्राफ्ट्स ETC, नंबर 3 मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और नंबर 4 मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बाद हमारे पास नंबर 4 पे क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाला नोट। इसके बाद एक नोट और, नोट नंबर 3 बैंक ओडी, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपको करंट लायबिलिटी में दिया होता है, लेकिन आप इसको करंट लायबिलिटी नहीं मानोगे, ऑलवेज कंसिडर इट एज लोन, और लोन मानोगे तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक ज़रा इंटेंजिबल एसेट का नोट लिख लो, नोट नंबर 4, इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल। तो अगर हम इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल की बात करें तो इस सिनेरियो में याद रखना, अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है तो इसको परचेज मानना, और कौन सी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और अगर वैल्यू गिर रहा है तो आप उसको गुडविल रिटर्न ऑफ मानना कि वैल्यू कम हो गया, गुडविल राइट ऑफ हो गया, और ऑपरेटिंग में ऐड कर देना सबसे ऊपर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझानी थी, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक नोट नंबर 5, प्रपोज्ड डिविडेंड। आपको प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन होगा सबसे लास्ट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। कहां पे गिवन होगा प्रपोज्ड डिविडेंड? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में गिवन होगा। तो अगर आपको प्रपोज्ड डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में गिवन हो तो याद रखेंगे आपको क्या करना है, आपको हमेशा करंट ईयर वाला इग्नोर कर देना है, प्रीवियस वाला ही आपको क्या मानना है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड यानी कि फाइनेंसिंग में से लेस कर दो, और प्रीवियस ईयर को ही क्या मानना है, डिविडेंड प्रपोज्ड। और प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या करोगे आप, एनपीबीटी में प्लस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास प्रपोज्ड डिविडेंड का ट्रीटमेंट आ गया। इसी तरीके से मैंने आपको ये बता दिया, इंटेंजिबल एसेट के बारे में बता दिया। याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट को लोन मानना है, फाइनेंसिंग में आपको देखना है, अगर बढ़ गया यानी कि आपने लिया तो प्लस में लिख देना, कम हो गया तो यानी पे बैक हो गया माइनस में लिख देना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है ये बता दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैंने आपको ये बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बचे हुए थे, इन्हें भी अच्छे से देख लो आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही। और इसके बाद मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ अगली क्लास में, और फिर हम कैश फ्लो को बस पैकअप की तरफ लेके चलेंगे। कैश फ्लो खत्म, रिटायरमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जरूर कराऊंगा आप लोगों को, रिटायरमेंट भी पैक्ड है। तो इसी तरीके से आपके सारे के सारे चैप्टर्स फटाफट क्विकली खत्म होते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीक में बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया चैप्टर्स हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। तब तक ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।